हेलो गाइस, वेलकम टू अवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का पेडागोगी सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लोगों का मनोरंजन करने के लिए नाचने वाले बंदर स्वतंत्र बंदरों से किस प्रकार भिन्न है? तो इस प्रश्न के माध्यम से क्या आकलन किया जा रहा है? प्रयोगात्मकता, सहयोग, अवलोकन या परिचर्चा? तो देखिए यहाँ पे प्रयोग तो कुछ हो नहीं रहा, सहयोग की कोई भावना नहीं हो रही कि बच्चे इकट्ठा होकर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ अवलोकन मतलब किसी चीज़ को देख के ऐसा तो नहीं कि बंदर सामने दो स्वतंत्र बंदर और एक मनोरंजन करने वाला बंदर है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे परिचर्चा चल रही है, तो यहाँ आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रतिदिन बच्चे के सीखने की प्रगति का ब्यौरा रखता है और उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक अभिलेख भी प्रस्तुत करता है। तो पर्याप्त विवरण का उपयोग होता है किसमें? क्रम निर्धारण मापने के लिए, जांच सूची के लिए, पोर्टफोलियो के लिए या फिर उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए। तो आपका यहाँ ऑप्शन 4 सही हो जाता है कि उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए यूज़ होता है। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में बच्चे के बारे में उसका एडमिशन कब हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ खूबियाँ हैं, उसने कब किस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाए, या उसने कोई अगर एक्टिविटी कोई अगर खेल खेला है स्कूल में तो उसमें उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, ये सारी चीज़ों का विवरण जो होता है पोर्टफोलियो में होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही कि उसने प्रगति के, अब आप सोचो यहाँ पे पोर्टफोलियो होना चाहिए, लेकिन इसमें कि उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटना है। अब यहाँ पे बात हो रही है उसके पूरे जीवन की, तो इसलिए यहाँ पे उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए होगा ऑप्शन 4। फिर एक क्वेश्चन कि पक्षी और उसकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? आपके ऑप्शन है, पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है? एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसके खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। या ऑप्शन 3 कि एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है जिसके किनारे तीखे हैं, तो वह किस प्रकार का भोजन करेगा। या फिर ऑप्शन 4 कि तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर चारों ऑप्शन देखें, अगर पहले में देखें तो उसमें बात हो रही है कि चोंच की अगर भिन्नता की, अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए, हमें यहाँ बच्चों को विश्लेषण बहुत ज़्यादा तर्क करने का अवसर दे रहा है कि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों पर तर्क करें और उस पर विश्लेषण करें। तो यहाँ फर्स्ट में सिर्फ भिन्नता को बताने में कुछ नहीं होगा, और थर्ड में अगर देखें तो चोंच लंबी, सीधी, नोकदार है, इसमें किस पर भोजन करेगा ऐसा भी नहीं होगा। और केवल तोते की चोंच, हो सकता है किसी बच्चे ने तोता नहीं देखा हो, तो यहाँ फोन, तो यहाँ ऑप्शन जो सेकंड होगा कि एक पक्षी के नाम। देखिए किसी हर एक बालक ने कोई ना कोई पक्षी तो देखा ही होगा, तो इस तरह से एक पक्षी का नाम लिखिए और उसकी, तो आपने बोल दिया कि बच्चों आपको अपने एक पक्षी का नाम लिखना है। हर बच्चा अपना अपना अलग अलग पक्षी का नाम लिख कर लाएगा, उसकी चोंच का वर्णन लिखेगा, उसने जैसा उस पक्षी को देखा है उसकी चोंच जैसी से वो चीज़ दिखेगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन आपका यहाँ सेकेंड सही हो जाएगा। कि कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां और आम के पत्ते उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान है और किस तरीके से परस्पर भिन्न है। तो इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा? परिकल्पना करना। परिकल्पना वाले किसी चीज़ के बारे में पहले से सोच रहे हैं, हमने कोई चीज़ की नहीं है, बस हम उसके बारे में विचार रख रहे हैं, तो विचार की बात तो हो नहीं रही है। अनुमान भी नहीं लगाने को बोला जा रहा है। और अब मापना किसी लंबाई चौड़ाई कुछ तो माप नहीं रहे, तो यहाँ पे अवलोकन है। बेसिकली जो शिक्षिका है उसे नीम के पत्ते और आम के पत्ते दिखा दी है, अब उनको बच्चे उसको देख कर तो अंतर उसमें देख रहे हैं, तो इससे यहाँ आपको ऑप्शन 3 सी हो जाएगा, यानी अवलोकन करना। फिर एक क्वेश्चन कि मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती है। अब मुक्त अंत का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा प्रश्न जिसका जो अंत से मुक्त हो, यानी जिसका कोई एक निश्चित उत्तर ना होकर उसके बहुत सारे उत्तर हो सके। और इससे इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों को अच्छा अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ सोचने का अवसर देते हैं। हर बच्चे की अपनी अपनी सोच होती है और अपने अनुसार वो उसका उत्तर देता है। तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों के अंदर किस चीज़ का विकास करना? अभिसारी चिंतन। अभिसारी तो मतलब एक सीमित हो गया, हम बच्चों को लिए अभिसारी चिंतन की बात करते हैं। सुनने संबंधी कौशल, सृजनात्मक चिंतन या बोलने संबंधी कौशल,
यहाँ आपका ऑप्शन थर्ड सही, यानी सृजनात्मक चिंता, बच्चे क्रिएटिव बने, सृजनात्मक बने, इसलिए हम मुक्त अंक वाले प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, थीम्स वाला। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? पानी, वायु, भोजन या आवास। तो यहाँ पर आपको खुद पता होगा कि वायु आपने नहीं पढ़ी थी। जब मैंने आपको 6 थीम्स बताई थी, एनसीईआरटी के आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, तब उसमें 6 टोटल थीम थे, क्लास 4 के एनसीईआरटी नोट्स होंगे। तो उसमें पानी था, भोजन था, आवास था, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, इस टाइप से। लेकिन वायु कहीं पर नहीं था। यहाँ आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन पर राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुरूप है? ऑप्शन फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए। देखिए, आपको मैंने पहले में बताया है कि कक्षा 1 से कक्षा 2 में हम समग्र रूप में चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि 1 से लेकर कक्षा 5 तक चीज़ों को समग्र रूप में हम पढ़ा रहे हैं। और जब भी 3rd, 4th और 5th क्लास में जब है, तब उसमें पर्यावरण की जो बुक्स जो आते हैं उसको भी समग्र रूप से लेके, यानी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और भूगोल, सारी चीज़ों को समग्र रूप में पढ़ा रहे हैं। या तो कक्षा 1 से 5 की बात की जा रही है, तो 1 से 5 तो 1 और सेकेंड में तो पर्यावरण चलता ही नहीं है, तो फर्स्ट तो होगा नहीं। सेकेंड, पर्यावरण के कक्षा को 1 से 2 में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान कर दिया गया, और पर्यावरण सामाजिक विज्ञान को 3 से 5 में, ये भी नहीं है। ऑप्शन थर्ड, पर्यावरण को कक्षा 1 से 5 में एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में पढ़ाई है। आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड सही हो जाता है। तो इससे यहाँ ऑप्शन आपका यहाँ थर्ड हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन कि एक शिक्षक कक्षा 5 में जल संरक्षण पर समूह चर्चा का आयोजन करता है। तो इस समूह चर्चा का आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन से सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना, सही चीज़। जब समूह चर्चा होती है तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को बोलने का अवसर मिले। सेकंड, बहुप्रक्षण का विकास करना, मतलब अलग अलग तरह से हम चीज़ों को कैसे देखते हैं उस चीज़ का विकास करने की बात हो रही है, ये भी सही है। सी नंबर, प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन। देखिए, कक्षा प्रबंधन से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। या ऑप्शन डी, शिक्षार्थी को हमें जांचने परखने की भी बात नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो होगा ए और बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4। फिर एक क्वेश्चन कि अवलोकन तथा अभिलेखन, अवलोकन मतलब चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना, और अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग करना, कुछ चीज़ लिखना या अपने पास संयोजन करके रखना, तो आकलन के संकेतक हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें आकलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? समुदाय का सर्वेक्षण आयोजित करना, ये भी सही लग रहा है। कक्षा में गतिविधियाँ संचालित करना, हम ये भी करते हैं, यानी एक्टिविटीज़ वगैरह। समीप के पार्क में क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाना, पर्यावरण में क्षेत्र भ्रमण कराने भी ले जाते हैं बच्चों को। लेकिन सेकंड ऑप्शन ये है कि कागज पेंसिल परीक्षा आयोजित करना। देखिए, इससे जो होगा अवलोकन अवलेखन नहीं हो सकता। केवल हम पेंसिल से क्वेश्चन देते हैं और बच्चे सॉल्व कर लें, तो इससे फिर हम जो संकेतक आकलन हम नहीं कर सकते पूरी तरह से। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन कि 5वीं कक्षा की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी अपनी क्यारियों में एक राजमा का पौधा उगाया है। हर 2 दिन के पश्चात वे इसकी लंबाई जांचते हैं तथा लिखते हैं। तो 3 सप्ताह के पश्चात उन सभी ने अपने परिणामों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया है। तो इस कार्य में जिन प्रक्रमण कौशलों पर बल दिया गया है वे क्या है? देखिए, बच्चे जो हैं, जो पौधे हैं उनको देख भी रहे हैं, उनका अवलोकन भी कर रहे हैं, प्लस बच्चे जो उनकी नपाई भी कर रहे हैं, क्योंकि जाँच रहे हैं कितनी लंबाई बढ़ी, कितना पौधा बढ़ा। तो ऑप्शन अगर फर्स्ट में देखें तो यहाँ बात हो रही है परिकल्पना, अनुमान। तो क्या कोई अनुमान भी नहीं लग रहा, या तो हर चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, तो फर्स्ट तो होगा नहीं। सेकंड, भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, ये भी नहीं है, बच्चे भविष्यवाणी कर रहे हो कि अभी इतना लंबा हो जाएगा। थर्ड, गणना करना, अनुमान लगाना। देखिए, यहाँ पर गणना करना तो ठीक है, लेकिन अनुमान करना नहीं होगा। ऑप्शन 4, नापना और संप्रेषित करना। देखिए, बच्चे नाप भी रहे हैं, उसको माप भी रहे हैं, और संप्रेषित करना, उस चीज़ को लिख के अपने टीचर्स को बताएंगे भी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 4 सही हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन, ये कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं एवं अन्य वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। तो यह अवधारणा कक्षा 5 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से संपादित होगी? अब यहाँ है कि प्रेक्षण और चर्चा के द्वारा। तो ये प्रेशर सही है, इसमें मतलब चीज़ों को बतानी है, लेकिन बच्चे सब चर्चा से नहीं सीख पाएंगे। इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए एक टीचर को प्रयोग करना दिखा सकते हैं। जैसे कुछ जो इससे लोहे के जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो उनको कील वगैरह होती हैं, तो उनको पानी में डाल के दिखाएंगे तो वो डूब जा रहे हैं।
जबकि कुछ जैसे कागज़ है, कागज़ को डाला तो कागज़ थोड़ी देर ऊपर मतलब तैर रहा है। तो इससे बच्चों को प्रयोग से चीज़ें समझ पाएंगे ज़्यादा आसानी से। प्रेक्षण यानी बच्चे अपने सामने चीज़ों को करते हुए देखेंगे। और निष्कर्ष, और फाइनल जब टीचर जी सारे प्रयोग कर लेगा, बच्चे देख लेंगे, तो फाइनली वो टीचर निष्कर्ष के बाद बता देगा कि कुछ वस्तुएं जो होती है पानी में तैरती हैं और कुछ, जबकि कुछ वस्तुएं जो होती हैं डूब जाती हैं। तो यहाँ का सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, प्रेक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं हो सकता है? विश्लेषण, बच्चों को विश्लेषण के लिए हम कई सारे काम देते हैं कि आप इसमें ये छोटा है, बड़ा है, देखिए इसका आकार कितना छोटा है, तो ये सारे विश्लेषण बच्चे अलग अलग करते हैं। सहयोग, सहयोग की भावना के लिए भी कहते हैं। न्याय के लिए सरोकार, कि पूछते हैं ना कि बच्चा होता ये सही है या ये सही या ये गलत है, तो ये न्याय के लिए सरोकार की संधारण नहीं करते, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन कि एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? आप खुद ऑप्शन देखिए कि स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन किट, कंबल या टॉर्च। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात करें तो ऑक्सीजन किट सबसे ज़्यादा ले जाना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं यानी पर्वतों पे जाते हैं तो जो ऑक्सीजन लेवल होता है वायुमंडल भी कम होने लगता है और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन किट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है? गोवा, गुजरात, पुडुचेरी या केरल? अब देखिए फिर से आपका एक मैप का क्वेश्चन आ गया। तो अगर इसमें आप देखिए, अब चलिए मैं आपके सामने मैप लाती हूँ। तो आप मैप में आप देख रहे होंगे कि गोवा जो है ये पूर्वी तट पर है, यानी कि ये अरब सागर में पड़ रहा है। गुजरात भी अरब सागर में पड़ रहा है, केरल भी पड़ा। लेकिन जो पुदुचेरी जो है तमिलनाडु के पास में, बेसिकली जो पुदुचेरी तो 4 जिलों में है, जिसमें से एक तो केरल में पड़ जाता है। लेकिन बेसिकली अगर पुदुचेरी की बात करें तो ये हमारा पश्चिमी यानी बंगाल की खाड़ी पर पड़ेगा। तो सबसे हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर 3rd सही हो जाएगा, पुदुचेरी। फिर एक क्वेश्चन कि पादप या पेड़ का एक उदाहरण है जिसके बीच पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं? गेहूँ, खजूर, सेब या नारियल? देखिए गेहूँ तो पानी के किनारे ऐसा होता नहीं कि यात्रा करे, या सेब भी नहीं होता, खजूर या नारियल। देखिए खजूर जो होता है बेसिकली तो रेगिस्तान इलाके में होता है, तो वहाँ पे पानी का कुछ होगा नहीं। यहाँ आपको ऑप्शन जो होगा 4 नारियल तो बीचेस में होते हैं, समुद्र किनारे जो बीच होते हैं तो वहाँ पर होते हैं। तो ये नारियल के जो बीज होंगे ये जो होते हैं पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान दूसरे तक चले जाते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो इसी से हमारे जो आज के क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। और इससे पहले मैंने कल के दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट लाई थी, सेट 5 था, जो कि आनुवंशिकता और समाज का, हम आनुवंशिकता और वातावरण का बाल विकास पर क्या क्या प्रभाव होता है, इससे रिलेटेड सभी के क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा तो तुरंत चैनल पर जाकर उसे देख लीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।